नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अतिथि देवो भव इस कार्यक्रम में। आशा करूँगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष पुलिस में सेवा देने वाले विशेष सब इंस्पेक्टर कमल किशोर जी हमारे साथ हैं। उनसे बातें करेंगे, उनकी जीवन कहानी को सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से कमल किशोर जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भाई साहब, ओम शांति। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी जीवन के कुछ विशेष अनुभव, जैसे कि पुलिस में आप सेवा दे रहे हैं, तो पुलिस में आना कैसे हुआ आपका, इसके बारे में बताइए। लौकिक रूप से भाई जी मैं भिंड जिले का रहने वाला हूँ। दादाजी मेरे पुलिस विभाग में ही हैं और पापा भी पुलिस विभाग में ही हैं, अभी सेवाएं दे रहे हैं दतिया जिले में। मेरा एजुकेशन के पर्पज से आना हुआ इंदौर में 2008 में। वहाँ पे एजुकेशन करता रहा। एजुकेशन के दौरान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की और फिर मेरा सिलेक्शन ITI में हुआ। ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने 1 साल सेवाएं दी और उसी दौरान मुझे बाबा के परिचय मिला। और बाबा का परिचय मिलने के बाद मैं लगभग 1 साल तक 2014 में मुझे बाबा का परिचय मिला। मुझे आज डेट याद है, 13 फरवरी 2014, दिन गुरुवार। पहली बार मैं बाबा के घर पे पहुंचा जी। 7 डेज का जो कोर्स होता है वो हुआ और लगभग 1 साल के अंतराल के बाद ज्ञान लेते लेते फिर मेरा सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर में, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर में हुआ। और अभी मैं वर्तमान में इंदौर में सेवाएं अपनी दे रहा हूं और पिछले लगभग 10 वर्ष मुझे इंदौर में सब इंस्पेक्टर रहते हुए सेवाएं देते हुए हो गए हैं। क्या बात है। इसमें एक सिलेक्शन की बात आती है, IPS बोलते हैं, IPF बोलते हैं, तो ये सिलेक्शन कैसे होता है और इसके कैटेगरीज क्या क्या है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी, जो आपने IPS जो लिया नाम और IFS जो नाम लिया, ये केंद्र स्तर की जो सेवाएं हैं पुलिस में। जैसे IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज हम बोलते हैं, UPSC जो संघ लोक सेवा आयोग है वो कंडक्ट करवाता है एग्जाम और उसके थ्रू इन अधिकारियों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका चयन होता है। लेकिन जो मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, हमारा जो चयन है वो स्टेट लेवल पर होता है। स्टेट गवर्नमेंट हमारा सिलेक्शन करती है, उसका प्रोसीजर पूरा जो होता है, इसमें फिजिकल जो हमारी एफिशिएंसी चेक की जाती है और एग्जाम्स होते हैं, उसके थ्रू हमारे फाइनल फिर सिलेक्शंस होते हैं। तो कितना टाइम लगता है इसमें अंतराल? लगभग ये पूरी प्रोसेस होने में, जैसे एग्जाम होगा पहले, फिर उसका फिजिकल अपना आपका फिजिकल देखा जाएगा, रनिंग देखी जाएगी, हाई जंप देखी जाएगी कि आप उतने कैपेबल हैं कि नहीं, पुलिस की जॉब करने लायक हैं कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है। मेंटली आपकी कितने आप स्टेबल हैं, कि मेंटली आप कितने ज़्यादा साउंड हैं, इसके लिए पहले एग्जाम होता है। जब एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद हमारा फिजिकल एग्जाम होता है और उसके बाद हमारा इंटरव्यूज होते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन के बाद हम लोगों के रिक्रूटमेंट्स हो जाते हैं। इंटरव्यू के बाद ही फाइनल सिलेक्शन। इंटरव्यूज में वैसे पूछते क्या है? इंटरव्यूज में जनरली जहाँ से हम रहने वाले हैं उस परिवेश के जनरली प्रश्न होते हैं और जो हमारी एजुकेशन बैकग्राउंड है उसके क्वेश्चंस जनरली उनके होते हैं। जी। कमल किशोर जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मैं चाहूँगा कि पुलिस सेवा एक जिम्मेवारी वाला है और आज के समय में बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं। तो आप रियल में उस चीज़ को कर रहे हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको रोज़ फेस करने पड़ते हैं, इसके बारे में? जैसे हम देखते भी हैं और क्योंकि मैं पुलिस महकमे में हूँ तो हम प्रतिदिन देखते हैं कि जैसे हम सेना की बात करें तो बॉर्डर्स पर जो हमारी आर्मी है, ये सभी बाहरी दुश्मनों से हमारा बचाव करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत ब्रेवरी का काम है। लेकिन इंटरनली जब हम पुलिस विभाग को देखते हैं तो पुलिस विभाग सोसाइटी में रहते हुए सोसाइटी में जो बुराइयां हैं, जो क्राइम्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, क्राइम को कैसे प्रिवेंट किया जा सके, तो उसके लिए कई सारे प्रोग्राम्स चलाती है। आजकल सुधारात्मक रवैया पुलिस का ज़्यादा है। अच्छा। कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो समाज का ही हिस्सा है और अगर वो सुधर जाता है तो वो अपराध करना बंद करेगा और अपराध करना बंद करेगा तो एक वो बेहतर इंसान बन पाएगा। तो पुलिस का जनरली आजकल जो थोड़ा एक पैटर्न हमने चेंज किया, किसी ने अपराध किया है तो अपराध पर उसको आगे की जो इन्वेस्टिगेशन करना है, जो कानून की परिधि में जो चीज़ आ रही है वो तो करनी है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य आज ये है कि हम कैसे उनको सुधार पाएं ताकि वो सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल हो पाए। जैसे कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर रहा है और हम उस क्राइम से उसको कैसे छुटा पाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक चैलेंजेस की बात हम प्रतिदिन देखते हैं, झगड़े हैं, लोग लूट है, चोरी है, डकैती है, हत्याएं हैं, तो ये सारे चैलेंजेस तो हैं पुलिस के सामने। तो उन सारे चैलेंजेस को लेकर काम करते हैं। दूसरा, जब से बाबा का ज्ञान मिला तो पहले की कंडीशंस में ऐसी रहती थी कि
उन सिचुएशंस में हिल जाते थे कि कैसे करें। लेकिन बाबा ने जब समझाया, पूरा जो सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाया, ड्रामा का ज्ञान समझाया, आत्मा का ज्ञान समझाया, कैसे हम काम रह सकते हैं, कैसे इन विपरीत परिस्थितियों में, कैसे तनाव युक्त परिस्थितियों में अपने आप को शांत रख सकते हैं, न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे स्टाफ को रख सकते हैं, तो बड़ी मदद मिलती है उससे। अच्छा, कमल किशोर जी, मुझे लगता है कि आप जो राजयोग ब्रह्मा कुमारी का जो टीचिंग्स है उसको फॉलो कर रहे हैं। जी, जी। तो इसका एक अच्छा उदाहरण आपके इस करंट सिनारियो में जो एक्सपीरियंस आपने किया है पुलिस सेवा करते हुए, तो वो एक ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस जहाँ मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प किया। जी, मैं मेरे सिलेक्शन के शुरुआत के ही मैं आपको एक दो अपने उदाहरण वो बता देता हूँ एक्सपीरियंसेस। जी, पुलिस में जैसे ही ज्वाइनिंग हुई तो पहले हमारी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि राजयोग का मैं अभ्यास कर ही रहा था। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा भाई जी, मैं इंदौर में सुभाष नगर जो सेवा केंद्र है वहाँ से मैंने ज्ञान लिया है। तो जब शुरुआत में मैंने मेडिटेशन, क्योंकि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे थे, ट्रेनिंग पर जब हम गए तो ट्रेनिंग पर जाने के बाद पहली इच्छा ये होती है कि मैं इंदौर में हूँ तो मेरी ट्रेनिंग इंदौर में ही हो। तो मेडिटेशन के दौरान राजयोग का अभ्यास करते हुए मैंने बाबा से बोला ये बात कि बाबा शुरुआत है, पुलिस महकमे में जा रहा हूँ और अगर मेरी ट्रेनिंग इंदौर में ही हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो जब फाइनल कॉल आए ट्रेनिंग्स के लिए कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, तो मेरा इंदौर में ही आ गया कि मुझे इंदौर में ही मुझे ट्रेनिंग करनी है। तो और विश्वास बढ़ता है जब हम कहते हैं और वो चीज़ बाबा सुन के उनको पूरा करता है। इसके बाद में फिर हमारा ये होना था कि हमें कौन से ज़िले में सेवाएं देनी है, क्योंकि पूरे राज्य में 50-55 जो भी ज़िले हैं, 53 ज़िले हैं, उनमें हमें किसी भी ज़िले में जाके सेवा देनी होती थी। तो मैंने फिर बाबा से बोला कि बाबा अगर शुरुआत मैंने यहाँ पढ़ाई की है और सारी चीज़ें, तो फिर बाबा ने जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें मेरा सिलेक्शन का जब जिला चयन हुआ तो वो इंदौर हुआ। अच्छा। अब ये बात हुई सिलेक्शन के दौरान की, पर जब मैं जॉब करता रहा, जॉब के दौरान मैंने अनुभव ये किया कि एक बार ये हुआ कि एक भाई था, उस भाई के भैया, भाभी और उनकी भतीजी इंदौर के पास में उज्जैन है, उज्जैन से महू के लिए निकले थे। इंदौर के पास में ही महू है जहाँ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं, तो वो उनके भैया आर्मी में जॉब करते थे। अच्छा। तो मैं ये बात होगी 2016 की बात होगी जी। मैं इंदौर में ही जॉब कर रहा था, एक चौराहे पे मेरी ड्यूटी थी, तो मैं उस चौराहे पे खड़ा था। तभी मेरा एक कलीग मेरे पास आया और उसके साथ उसका दोस्त आया। उसने मुझे बताया, मेरे साथ में काम करने वाले भाई ने, कि सर ये मेरा दोस्त है और इसके जो भैया और भाभी हैं और इसकी जो भतीजी है, छोटी है, लगभग 4-5 साल की, मोटरसाइकिल से निकले हैं उज्जैन से और वो महू जा रहे हैं। उसके भाई जो थे महू आर्मी में थे, सवेरे से फ़ोन लगा रहे हैं जब से वो निकले हैं और फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। घंटी बेल जा रही है। तो वो बड़ा परेशान थे, पूरा परिवार परेशान था, पता नहीं क्या, कुछ मतलब कुछ नेगेटिव चीज़ तो नहीं हो गई कुछ के। तो मैंने उसको ये बताया, तुम निश्चिंत रहो, कोई बात नहीं है। उसने बोला क्या करें सर, हम क्या करें? तो मैंने उसको बताया, कंट्रोल रूम, जो हमारा कंट्रोल रूम होता है जिसमें एक जिला दूसरे जिले से कनेक्ट रहता है थ्रू वायरलेस, तो मैंने को वहाँ बता सकते हो। और इसी से दौरान मैं उसको बात कर रहा हूँ और मैं चौराहे पे खड़ा हूँ, इतना ट्रैफिक है, सब कुछ है। मैंने बमुश्किल 10 सेकंड उससे बात करते हुए, उसको देखते हुए, उन्हें बाबा से बोला कि बाबा छोटी बच्ची है, भैया और भाभी हैं, पूरा परिवार परेशान है, चिंतित है, अब अगर ये फ़ोन लगाए तो उसका भैया फ़ोन उठा ले। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात करते हुए। अच्छा। तो वो मुझे बोल रहा है कि सर कई फ़ोन लगा लिए, वो उठा नहीं रहे। तो मैंने बोला एक काम करो तुम, वो बोल रहा है और मैंने उसको बोला एक काम करो, अब फ़ोन लगाओ तुम तुरंत। जैसे किसी ने मुझे इंट्यूशन दिया हो कि अभी लगाओ। हाँ, अभी तुरंत लगाओ। और वो उसने बोला कि सर मैं कई बार फ़ोन लगा जाऊँगा, तुम अब तो लगाओ ना फ़ोन, अब उठा लेंगे। एक बार और लगा। हाँ, बाबा से मैंने बोला ये बात और उसने फ़ोन लगाया, दूसरी बेल गई होगी, उन्होंने फ़ोन उठा लिया। अरे मैं भी सरप्राइज, क्योंकि मुझे तो पता था मैंने किसको बोला है। पर मैंने ये चीज़, अच्छा वो मुझे देख रहा है कि सर कैसे, और बिल्कुल मेरे गले लग गया, सर वो आपके कार्ड हुआ है। पर मुझे पता है कि जब बाबा से हम निस्वार्थ भाव से, सच्चे दिल से किसी दूसरे के लिए, अच्छा के लिए बोलते हैं, तो बाबा तुरंत सुनता है। इसी प्रकार मैं छोटा एक अनुभव और बताऊंगा। एक मेरी ही उम्र का भाई, उसकी 3-4 साल की बच्ची, ये नवरात्रे का टाइम था, बहुत भीड़ थी, एक कार्यक्रम में मैं था, मैं व्यवस्थाएं देख रहा था। तो वो बड़े दुखी मन से मेरे पास आया कि यूनिफॉर्म में रहते हैं तो लोग चाहते हैं कि हमारी मदद होगी।
मेरे पास आया वो, और उसने बोला कि सर मेरी 4 साल की बच्ची है, सवेरे से नहीं मिल रही। उस समय कुछ ऐसी घटनाएं भी बच्चियों के साथ हुई तो जिससे पूरा समाज बड़ा चिंतित था। तो मैंने उसको प्यार से लिया, मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, मैंने कहा वो पूरी भीड़ में, तो मैंने, आप बच्ची मिल जाएगी। उसको बताने लगा आप थाने चले जाइए, आप उस बच्ची का फोटो बता दीजिए, मुझे दे दीजिए फोटो, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, घबराइए मत, मैंने बच्ची मिल जाएगी। और उसी तरह से मैंने उसको बात करते करते बाबा से बोला कि बाबा बच्ची मिल जानी चाहिए अभी। और मैंने उसको बोला कि आधे घंटे में बच्ची मिल जाएगी। मैंने कहा तब तक आप थाने चले जाइए, तो सूचनाएं थाने पर दे दीजिए, बच्ची का फोटो बता दीजिए। वो जैसे ही 10 से 15 कदम मुझसे दूर गया, उसके पास उसकी वाइफ का फोन आया कि बच्ची घर पे आ गई है। वो दौड़ के आया भीड़ में और मेरे गले लग गया, रोने लगा, और सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो गया। तो हम वही कह रहे हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब बाबा से हम निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद के लिए बाबा से जब मदद मांगते हैं तो बाबा तुरंत पूरी करता है, हमारे लिए भी करता है, लेकिन दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से मांगते तो तुरंत करता है। तो ये मेरे अनुभव में और भी चलिए, कमल किशोर जी का देखिए कितना सुंदर एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, और मुझे लगता है आप सभी को भी कहीं ना कहीं वो एक गले लगने वाली बात सुनकर जो है रोंगटे ज़रूर यहाँ पर भी आपके पास भी जो है वो खुशी पहुँच रही होगी, एक जो है प्रेम जो है वो उमड़ता है ऐसी सिचुएशन पे। और पब्लिक सर्विस में आप हैं कमल किशोर जी, तो ये चीज़ें तो बनती हैं, और आपके प्रति जो लोगों का प्यार है, एक ड्रेस जो है वो हमें कहीं ना कहीं सेफ्टी का जो है खुशी देती है, हमें विश्वास दिलाता है कि हम हैं आपके साथ। तो निश्चित तौर पे आप जैसे लोग जब संसार में हैं, सोसाइटी में आप रहते हैं, तो एक सिक्योरिटी का फीलिंग आता है, तो निश्चित तौर पे अच्छा लग रहा है। और कमल किशोर जी, मैंने सुना है कि आप पुलिस सेवा करते करते काफ़ी टैलेंट आपके अंदर है, गीत भी गाते हैं और ब्रह्मा कुमारी के इस टीचिंग्स को भी फॉलो करते हैं, और आप विशेष ब्रह्मचारी है अभी तक, आप जो है बैचलर है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, थोड़ा बताइए। अब बैचलर्स के पीछे तो जब नॉलेज मिलती है, दुनिया को देखते हैं, जी जी जी, जैसे पुलिसिंग की भी मैं बात करूं, जब दुनिया को देखते हैं कि लोगों में विश्वास नहीं बचा है, मैं पति पत्नियों को भी देखता हूँ, मैं थोड़ी वैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन थाने पे हर तरह की चीज़ें आती हैं पुलिस में, तो मैं देखता हूँ कि विश्वास नहीं बचा है। जो सेलिब्रेसी की बात है, ब्रह्मचर्य की बात है, वो बची नहीं है, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं बचा हुआ है। दूसरा, जब राजयोग का अभ्यास करते हैं तो पवित्रता, सेलिब्रेसी जो है अपनी तरफ अपने आप वो आकर्षण है उस चीज़ में। हम जब दूसरे भी लोगों को देखते हैं, अलग अलग धर्म गुरुओं को देखते हैं, तो क्योंकि उनके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन है, तो कितने सारे उनके फॉलोअर्स हैं, उनसे कितना ज़्यादा मिलना चाहते हैं। तो पवित्रता की धारणा क्योंकि बाबा ने सिखाई है, और वो अच्छी भी है, आज के सिनेरियो में देखी जाए तो बहुत बेनिफिशियल है हर तरीके से, तो उसको फॉलो करना, उस पर चलना अच्छा लगता है। लेकिन परिवार वाले कुछ नहीं बोलते आपको? हाँ, इस बात परिवार वाले बोलते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि इस धारणा को पालन करते हुए ये खुश है, तो परिवार को चाहिए कि हमारा बच्चा खुश होना चाहिए। जी जी। शादी करने के बाद ऐसा नहीं है कि शादी करने के बाद लोग दुखी रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बिना शादी किए हुए वो सारी जिम्मेदारियां अपनी निभा रहा है, वो खुश है, तो परिवार इसमें खुश है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया था कि वो खुश है, तो उसकी खुशी में हमारी खुशी है, तो वो भी खुश। तो परिवार वाले कभी आपको इस तरफ फोर्स नहीं किया शादी के लिए? नहीं, बिल्कुल, वो बोलते हैं, सामाजिकता के आधार पर बोलते हैं, लेकिन जब उन्हें हम प्यार से समझाते हैं, बाबा का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, तो उन्हें बात तो ठीक लगती है, तो धीरे से वो शांत हो जाते हैं, नहीं ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है। चलिए, कमल किशोर जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं चाहूँगा कि एक आध, जैसे आप गीत भी गाते हैं, सुना है आपको आध्यात्मिक गीत बहुत पसंद है, तो एक आध गीत हो जाए। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए, मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए, प्यारे बाबा तेरी यादों के सहारे आ गए, प्यारे बाबा तेरी यादों के सहारे आ गए, मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए, इस पुरानी दुनिया से अब न कोई आस है, इस पुरानी दुनिया से
अब न कोई आस है, नाम की ना भूख है, और मान की ना प्यास है, नाम की ना भूख है, और मान की ना प्यास है। भागे भगवन को हम प्यारे भगवन भागे, मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। ओम शांति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा गाते हैं आप। थैंक यू भाई। कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप इतने सारे कामकाज करते हुए गाने का? भाई जी एक्चुअली स्कूलिंग के टाइम से ही स्कूल में जब प्रेयर होती थी जी, तो प्रेयर करता था, झुकाव संगीत की तरफ था। हाँ। बाबा ने समझाया कि आप आत्मा हो तो आप अपने संस्कारों को कैरी फॉरवर्ड करते हो, तो शायद पहले का संस्कार रहा होगा। तो स्कूलिंग के टाइम पे प्रार्थनाएं करना, अलग अलग कल्चरल इवेंट्स में भाग लेना, फिर क्योंकि फिल्मी गाने सुनना, तो वो गानों के प्रति झुकाव था। फिर बाबा का जब परिचय मिला तो फिर बाबा के गाने सुने, तो वो ज्ञान युक्त भी गाने थे, तो उन गानों के प्रति झुकाव बढ़ा। तो जब भी सेंटर्स पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ पर भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं तो गाने गाते हैं। अच्छा कमल किशोर जी, एक बात मेरे ध्यान में आ रहा है कि बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे। एक्चुअली में इन सारे केसेस में कुछ चीज़ें कॉमन देखने को मिलती होगी, तो ऐसा क्या है कि वर्तमान में किस टाइप के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वो थोड़ा सा बताइए, और उसका कारण भी क्या है? जी जी जी। वर्तमान में भाई जी जो केसेस हैं, मैं जनरली जो केसेस हैं हम समझते हैं कि चोरी है, लूट है, डकैती है, मर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं ही हैं। लेकिन आजकल मैंने एक चीज़ देखा है कि जो बच्चे हैं, बच्चियाँ और बच्चे, इनका घर से भागना बहुत, जिसको हम पुलिसिंग की भाषा में बोलते हैं कि मिसिंग पर्सन्स, बच्चों का घर से भागना, लड़के लड़कियों का भागना, घर को बिना बताए, परिवारजन को बताए चले जाना, ये बहुत हो रहा है। नए नए बच्चे हैं, हार्मोनल चैलेंजेस के कारण और चेंजेस के कारण, और क्योंकि परिवार से अलगाव है उनका। जैसे हम देखते हैं ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा बड़ा अटैचमेंट होता है मम्मी पापा से, हर बात हम उनको शेयर करते हैं, और मम्मी पापा भी हमारी अच्छी या बुरी कोई भी बात है जी, वो बड़े अच्छे से सुनते हैं। हमने अच्छा कहा या बुरा कहा, कुछ भी कहा, पर सुनते हैं। अच्छा कहा तो अच्छा, शाबाशी मिलती है बचपन में। जब कुछ बुरा कहा या बुरी किसी चीज़ के लिए इच्छा की, तो मम्मी पापा बचपन में जब हम थे तो हमें क्या करते थे, वो समझाते थे, बताते थे बच्चे गलत है। लेकिन अब क्या, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे अगर मन में कोई उनकी कोई भावना आती है जो नेगेटिव है या कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो फ्रेंड सर्कल है, अब उस फ्रेंड सर्कल में कोई बच्चा है, उसके पूरे फ्रेंड सर्कल सिगरेट पीती है, मान लीजिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, और एक बच्चा है जो नहीं पीता है, पर उसके सर्कल जो है उसमें सब लोग पीते हैं, वो कहते हैं तो अच्छा है, आज के करंट के हिसाब से अच्छा है, आज नई दुनिया के हिसाब से अच्छा है। तो वो बच्चे की इच्छा हो सकती है, लेकिन अगर वो घर पे आकर अपने पापा से या मम्मी से कहेगा तो कि मेरी इच्छा हो रही है, तो मम्मी पापा बचपन में जो समझाते थे उसको समझाएंगे नहीं, बल्कि उसको डांटेंगे। तो आज जरूरत है कि उनको समझाना प्यार से, सही और गलत की समझ देना प्यार से। इसके लिए मैं फिर से इस बात को लाना चाहूँगा, उसके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल नॉलेज हमारी बुद्धि को क्लियर करती है, तब हम सही डिसीजन ले पाते हैं कि क्या सही और क्या गलत। आजकल जैसे बच्चों को मैंने जाने का बोला, अचानक अब साथ में चले जाते हैं, कई सारी उनके साथ घटनाएं होती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है। किसी भी तरीके से अगर मम्मी पापा स्पिरिचुअली साउंड हैं तो उनको कहीं ना कहीं उस बात को लेकर उनको समझा सकते हैं कि बच्चे क्या सही है, तुम्हारी लाइफ के लिए आगे क्या सही है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने बताया कि ज़्यादा चीज़ें कॉमन क्या है, तो कॉमन जनरली में बच्चों का क्राइम्स की तरफ बढ़ना बहुत बड़ी समस्या देख रहा हूँ आज के समय। इसको कैसे फिर पुलिस हैंडल करती है? हाँ, इसके लिए अभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सभी ने एक ऐसा तैयार किया, एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें कोई बच्चे जो ड्रग्स के प्रति एडिक्ट हैं उनको हम बुलाते हैं, उनके मम्मी पापा को बुलाते हैं, बाकायदा उनकी काउंसलिंग करते हैं। अरे वाह। ना केवल डांट कर, क्योंकि काउंसलिंग डांट कर नहीं हो सकती, प्यार से हो सकती है। क्योंकि डांटने का ही परिणाम था, मम्मी पापा के डांटने का ही परिणाम था
या लोगों के डांटने का परिणाम था, उन्हें सही समझ न देने का परिणाम था कि वो अपराध की तरफ मुड़े, वो कहीं ना कहीं ड्रग्स की तरफ मुड़े। लेकिन अब हम एक पुलिस की तरफ से हमारे इंदौर में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम ड्रग एडिक्ट जो बच्चे हैं, जो नशे के आदी हो गए, उनके मम्मी पापा को बुलाते हैं, उन बच्चों को बुलाते हैं। वो बच्चा छोड़ना भी चाहते हैं, वो छोड़ना भी चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाकायदा छोड़ना चाहते हैं। उन बच्चों को प्यार से समझाते हैं कैसे आप इन चीज़ों को इनसे निकल सकते हो, उनके मम्मी पापा को समझाते हैं। तो उनके रिफॉर्मेशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं हम लोग, और कई सारे बच्चे छोड़ रहे हैं और छूट भी चुके हैं। तो इसको देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है, और उस कार्यक्रम को हम लगातार कर रहे हैं। हम हर शनिवार को इस कार्यक्रम को इंदौर में करते हैं, जिसमें जो मनोचिकित्सक हैं, अलग अलग विभागों के जो लोग हैं, पुलिस, हाँ, वो सब लोगों को स्पेशलाइज जो हैं लोग, उनको सबको बुलाते हैं। तो अब तक कितने कार्यक्रम हुए हैं सर? अभी लगभग मुझे याद है कि लगभग हमने 25 से 30 कार्यक्रम ऐसे किए होंगे, और जिसमें हमने लगभग 100 के आसपास बच्चों को नशे से दूर किया होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, रिजल्ट तो अच्छा है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, केसेस को देखें तो बच्चों का कितना ज़्यादा है? बच्चों के केसेस में भाई जी, जैसे मैंने बोला कि क्योंकि जब बच्चे ड्रग की तरफ एडिक्ट हुए तो कहीं ना कहीं ड्रग्स को लेने के लिए पैसा चाहिए। हाँ। इलीगल तरीके से वो जो भी लोग बेचते हैं, उन लोगों के प्रति भी हम लोग काम करते हैं, उनको पकड़ते हैं, केसेस बनाते हैं, जेल भेजते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति नशा करता है और उसका आदी होता है, तो मैंने जनरली एक सिनेरियो देखा है कि जनरली जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और जो गरीब तबका है, वो उनके बच्चे ज़्यादा ड्रग के प्रति एडिक्ट होते जाते हैं। अच्छा। और जब उनके पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं है और उन्हें नशा करना है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो चोरी करेंगे, वो लूट करेंगे, वो डकैती करेंगे। तो इस प्रकार के अपराधों में भी जो बच्चे हैं, क्योंकि शुरुआत उनकी ड्रग्स से हो रही है, नशे से हो रही है, लेकिन धीरे धीरे फिर उधर वो मुड़ने लगते हैं। इसीलिए क्योंकि जब वो दूसरे ड्रग को अगर छोड़ देंगे ना, ड्रग्स को छोड़ देंगे लेना, एडिक्शन उसका छोड़ देंगे, तो दूसरे अपराध करने से भी वो खुद को बचा पाएंगे और समाज के लिए एक बेहतर नया युवा बन पाएंगे। जी। कमल किशोर जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। बच्चे जो है ड्रग्स में जो है ज़्यादा लुप्त हो रहे हैं, तो सरकार की तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से पॉजिटिव काउंसलिंग सेंटर्स जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और इसके साथ में मुझे याद है कि ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा भी, सरकार के द्वारा विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारीज और इंडियन गवर्नमेंट मिलकर जो है पूरे भारत में एक नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आपके इंदौर में कुछ इस तरह की बातें जो आपके विभाग के द्वारा भी कुछ हो रहा है क्या? जी, नशा मुक्ति को लेकर विभाग तो कार्य कर ही रहा है। साथ में ब्रह्मा कुमारी के थ्रू नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है, उस नशा मुक्ति अभियान के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में, इंदौर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रैली निकालते हैं, ताकि लोग उस नशे के एडिक्शन से दूर हो पाएं। बिल्कुल। और कई सारी रैलियां निकली हैं, और रैलियों में मैं भी कुछ साक्षी बना हूँ। अच्छा। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा भी हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि यूनिफॉर्म में रहता हूँ, तो एक कोलैबोरेशन लगता है कि पुलिस के थ्रू एक प्रोग्राम हो रहा है, तो बड़ा अच्छा संदेश जाता है उसका, और उससे कई सारे लोगों को फोटो देख के भी लोगों को एक नया मैसेज मिल जाता है। मिलता है, और उससे कई सारे लोग ड्रग को छोड़ भी रहे हैं, छोड़ा भी है उन्होंने। कमल किशोर जी, जैसे बीच में आपने एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक गीत सुनाया, मुझे लगता है कि मेरा मन कर रहा है कि एक और गीत हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई जी, मैं एक शिव बाबा का जो आध्यात्मिक एक संगीत है, जिसे संदेश भी एक अच्छा जाएगा, मैं आपको वो सुनाई दे रहा। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा, योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा, सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी, मेरे प्यारों बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा सा गीत Thank आपने you, सुनाया कमल किशोर भाई, ऐसा लग रहा था सुनते जाए सुनते जाए। थैंक यू। और आज जो वार्तालाप आपने किया, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बताया, और मुझे कभी भी बच्चों के बारे में मैं सोचता नहीं था कि बच्चों के इतने अपराध हो सकते हैं, बच्चे घर से भाग सकते हैं। तो वो आपने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बताया कि बच्चों को डांटना नहीं है बल्कि उनको प्यार से समझाना है, और वहीं पर हम लोग चूक जाते हैं बहुत सारे लोग, और इसके वजह से बच्चे जो है अलग हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से एक बार, थैंक यू। दर्शक मित्रों, आप सभी ने आज देखा कि कमल किशोर जी को हमने सुना, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताया, और कहीं ना कहीं आपको भी ये लग रहा होगा कि बच्चों को हमें डांटना नहीं है लेकिन उन्हें प्यार से समझाना है। और ये कौन कर सकते हैं? हम सभी लोग कर सकते हैं। हम अपने आस पड़ोस के जो बच्चे हैं उनसे भी अगर हम लोग प्यार से बात करते हैं तो बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है, और बच्चे जो है कहीं और डाइवर्ट नहीं होंगे, और हमारे समाज में एक नया अच्छा समाज क्रिएट करने में हमारा योगदान होगा। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए अतिथि देवो भव इसी कार्यक्रम में। ओम शांति।